हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस लेक्चर में हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर को रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों। पिछली क्लास तक हम लोगों ने सॉइल के टाइप्स पढ़ लिए थे। आज जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो सिर्फ यही दो टॉपिक्स हैं। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ सॉइल एरोजन, और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ सॉइल कंजर्वेशन और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बट ये जो आज आप एक पेज देख रहे हैं, लास्ट पेज है एनसीईआरटी के इस चैप्टर का, इसमें बहुत आप कह सकते हैं हौच पौच है, बहुत सारा डाटा है, बट वो एक मिक्स फॉर्म में है। तो हम थोड़ा सा इसे अलग करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरीके से भी मैं आपको बता सकूँ फ़ोटोज़ की मदद से अलग से। तो पार्ट 4 इस चैप्टर का है ये। इसमें आज का सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है सॉइल एरोजन। फिर आएगा टाइप्स ऑफ सॉइल एरोजन, यानी कि कितने प्रकार की मृदा अपरदन या सॉइल एरोजन होता है, और कौन से ऐसे 3 मेथड या टेक्निक्स हैं जिनसे हम सॉइल एरोजन को रोक सकते हैं या सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आज के इस लेक्चर में हम सॉइल एरोजन और सॉइल कंजर्वेशन से जुड़ी हुई बातें ही पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि व्हाट इज सॉइल एरोजन। ऑब्वियस है, मृदा अपरदन क्या है। तो मैं अगर अपने शब्दों में कहूँ तो आप कह सकते हैं बहुत सिंपल शब्दों में, रिमूवल ऑफ सॉइल बाय विंड, वाटर, कॉमा other factors like mining etc। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिट्टी की टॉप लेयर है जिस पर हम लोग ग्रो करते हैं, जिस पर हम अपनी फार्मिंग करते हैं, यदि वो मिट्टी की टॉप लेयर जो है वो पानी, हवा और कई और फैक्टर्स भी होते हैं बच्चों, ह्यूमन फैक्टर्स बोलते हैं जिन्हें, जैसे कि माइनिंग हुआ, ठीक है ना, लीचिंग हुआ, पानी का इधर से उधर बहना हुआ, ये सारी चीज़ें, इनकी वजह से अगर मिट्टी की टॉप लेयर उठती है अपनी जगह से और वो हट जाती है और बह के अपनी जगह से दूसरी जगह जाती है, तो इसे हम सॉइल एरोजन कहते हैं। अब यही डेफिनेशन हम एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं। लिखा है द डिनंडेशन ऑफ द सॉइल कवर, मतलब खराब हो जाना जो सॉइल कवर है उसका, एंड सब्सीक्वेंट, और उसके बाद वॉशिंग डाउन, यानी कि उसका बहकर चले जाना, इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल एरोजन। इसी को मृदा अपरदन कहा गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि सॉइल एरोजन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। आप सोच कर देखिए कि मिट्टी की जो लेयर है वो कई लाख सालों में कुछ सेंटीमीटर्स में ही बनती है। बट सॉइल एरोजन यदि हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं या किसी भी फैक्टर से सॉइल एरोजन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जो लेयर है उसे बनने में बहुत समय लग रहा है, और यदि वो किसी भी कारण से, चाहे वो नेचुरल फैक्टर हो या ह्यूमन फैक्टर्स हो, अगर वो हट रही है तो ये फिर फार्मिंग के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए और भी कई चीज़ों के लिए ऑब्वियस है, हजार्डस है। तो इसको कैसे रोका जाएगा और इस पर कैसे ध्यान देना चाहिए, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने ये जाना है कि व्हाट इज सॉइल एरोजन। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड, वाटर, अदर फैक्टर्स लाइक माइनिंग एटसेट्रा इज कॉल्ड सॉइल एरोजन। या आप एनसीईआरटी की इस लैंग्वेज को भी याद कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सॉइल एरोजन के टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ आते ही मैं आपको जी टाइप्स ऑफ सॉइल एरोजन की अगर बात करें कि सॉइल एरोजन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये देख लेते हैं हम लोग। ये मेनली, वैसे तो इसके कई टाइप्स हैं, बट मेनली ये 3 प्रकार के होते हैं। एक आप कह सकते हैं वाटर एरोजन, दूसरा आप कह सकते हैं विंड एरोजन,
और तीसरा आप कह सकते हैं अदर फैक्टर्स, या अदर फैक्टर्स वाला एरोजन भी कह सकते हैं। एरोजन ड्यू टू अदर फैक्टर्स, मेनली यही आपको बुक्स में मिलेंगे दोनों फैक्टर्स। अब वाटर एरोजन क्या है, ऑब्वियस है, आपको समझ में आ रहा होगा। वाटर एरोजन का मतलब हुआ कि रिमूवल ऑफ सॉइल कवर बाय वाटर। क्लियर है बच्चों? ऑब्वियस ही बात है, यानी कि वाटर एक पावरफुल एजेंट होता है, आपको पता होगा। वाटर का फ्लो यदि तेज है तो जो टॉप लेयर है मिट्टी की वो हटती जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है थोड़ा सा। और आपने कई बार देखा होगा कि अगर काफ़ी ऊंचाई से पानी जो है वो बहकर आ रहा है और यहाँ पर आप इस बॉटम पर आप फार्मिंग करते हैं, तो जब भी पानी फ्लो होकर आएगा तो पूरी की पूरी एक लेयर को उड़ाकर अपने साथ ले जाएगा। इसे हम कहते हैं शीट एरोजन। क्या कहते हैं बच्चों? शीट एरोजन। तो ये वाटर के कारण ही होता है, इसे चादर अपर्दन भी कहा जाता है। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है वाटर की वजह से ही होने वाले एरोजन का, वो है गली एरोजन, जिसके बारे में एनसीईआरटी में भी अभी हम देख लेंगे। गली होता है अवनालिका। अब ये अवनालिका क्या है तो समझ लीजिए, पतली पतली नालियाँ जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज गली एरोजन। आप देख रहे हैं कि पानी जो है उसकी वजह से बीच में से नालियाँ सी बन रही हैं और ये मिट्टी की जो लेयर है वो बहकर जा रही है, बट यहाँ पर शीट के फॉर्म में नहीं जा रही है, गुलीज बनती हैं, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया गली एरोजन। क्लियर है बच्चों? चलिए, उसके बाद आता है विंड एरोजन। तो आपको पता ही होगा कि विंड भी एक पावरफुल एजेंट है, और जितने भी एरिड और सेमी एरिड रीजन्स हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क, जहाँ पर पानी की कमी है, मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट कम है सॉइल में, वहाँ ये ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि माइनिंग जो है, खदान में जब भी हम काम करते हैं तो आपको पता होगा कि जो टॉप लेयर होती है उसे हटाया जाता है, यानी कि वो जितने भी प्रोसेस होती है माइनिंग के दौरान, खान में काम करने के दौरान, वो सारी जो है रिस्पॉन्सिबल है वहाँ की सॉइल एरोजन के लिए। धूल उड़ती है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैंने आपको सॉइल एरोजन के टाइप्स बता दिए, मेनली वाटर एरोजन, और विंड एरोजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर फैक्टर्स। ठीक, वाटर एरोजन का मतलब है रिमूवल ऑफ सॉइल कवर बाय वाटर, विंड एरोजन का मतलब है रिमूवल ऑफ सॉइल कवर बाय विंड। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मोस्टली देखने को आपको मिलता है स्लोपी एरियाज या हिली एरियाज, स्लोपी एरियाज या हिली एरियाज। जबकि विंड एरोजन आपको देखने को मिलता है एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में। वाटर एरोजन के फिर से दो टाइप्स हैं, एक है शीट एरोजन और एक है गली एरोजन। तो अगर कभी एरोजन के ऊपर, टाइप्स ऑफ एरोजन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आए तो आप इस प्रकार से एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते जाएंगे, पहले चार्ट बना लेंगे और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? हाँ, एक्सप्लेन करना पड़ेगा लेकिन। तो ये अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, सॉइल एरोजन की डेफिनेशन एक मेरे शब्दों में और एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉइल एरोजन बताए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एनसीईआरटी में भी देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या और बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि सम टाइम, कई बार ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है बनने का और बिगड़ने का, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, जी पेड़ों को काटना, ओवर ग्रेजिंग, अतिचरण, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। मैंने बताया था ना कि कई ऐसे ह्यूमन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉइल एरोजन की जो रेट है वो थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। जबकि नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि हवा, ग्लेशियर, वाटर लीड टू सॉइल एरोजन, ये भी सॉइल एरोजन कराते हैं। तो दो प्रकार के फैक्टर्स हो गए। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल एरोजन, तो आप बताएंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल एरोजन। तो आप बताएंगे ह्यूमन फैक्टर्स
ये सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बोर्ड में आ चुके हैं और आते भी हैं। दूसरा है नेचुरल फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आ गए जैसे कि पेड़ों का काटना यानी कि डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि ओवर ग्रेजिंग। अब इसमें ह्यूमन फैक्टर कहाँ से आ गया? हम अपने जानवरों को कंट्रोल नहीं करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ज़्यादा ही ग्रेजिंग करवाएंगे एनिमल से, तो वहाँ की जो टॉप लेयर है ऑब्वियसली बात है उसको पकड़ने के लिए जो घास है वो नहीं रहेगी, तो विंड की वजह से क्या होगा, वो घास जो है वो उड़ती है, फिर जो मिट्टी है वो उड़ती है। तीसरा रीज़न मैंने अभी बताया था माइनिंग, और ऐसे कई सारी एक्टिविटीज़ हो रहा है, ड्रिलिंग एंड माइनिंग। नेचुरल फैक्टर्स की अगर बात करें तो विंड, ग्लेशियर्स, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी ये सारी चीज़ें। तो फैक्टर्स भी हमने पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ सॉइल एरोजन भी पढ़ लिए, और वापस चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ और देखते हैं और वो क्या बताती है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है, और वो इंपॉर्टेंट टर्म्स ये हैं। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल्स, जो बहता हुआ पानी है वो चिकनी मिट्टी में उसको काटते हुए जाता है और गहरी चैनल्स बना लेता है। चैनल का मतलब हुआ कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ से वाटर फ्लो हो सकता हो। चैनल्स दो प्रकार के होते हैं, क्लोज चैनल और ओपन चैनल। जो आपने नहर सुनी है, कैनाल, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ओपन चैनल फ्लो। क्लोज चैनल की अगर हम बात करें तो जैसे सीवर पाइप्स होते हैं, टनल्स होते हैं, ठीक। तो डीप चैनल्स बना लेते हैं जिन्हें हम गलीज कहते हैं। ये मैंने अभी भी आपको बताया था। हिंदी में इन्हें कहा जाता है अवनालिकाएं, अवनालिकाएं। क्लियर है बच्चों? चलिए, अच्छा, जो भूमि अनफिट हो जाती है उसे हम लोग बैडलैंड कहते हैं, बंजर ज़मीन कह लीजिए आप इसे। चंबल का जो इलाका है वहाँ पर रवाइन्स मिलते हैं, ठीक है। ऐसी जगहों को बीहड़ कहा जाता है, आपको पता होगा अगर आप ने कभी सुना हो। इसके बाद अगर बात करें तो ये टाइप्स ऑफ एरोजन की भी बात कर रहे हैं कि देखिए, अगर वाटर इस तरीके से फ्लो हो कि पूरी की पूरी एक चादर जो है सॉइल की वो उठ जाए, वहाँ से वॉश्ड अवे हो जाए, बहकर चली जाए, तो उसे शीट एरोजन कहते हैं, यानी कि चादर अपर्दन कहा जाता है। ये बात मैंने अभी आपको पहले भी बता दी थी, और ये वाटर एरोजन का ही एक टाइप है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, फिर बात करते हैं जी, अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम सॉइल एरोजन को रोक सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो सॉइल एरोजन हो चुका है, टाइप्स ऑफ सॉइल एरोजन हो गया है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल भी मैंने बता दिया है, करा दिया है। अब बात आती है एनी 3 मेथड्स टू स्टॉप सॉइल एरोजन, तो ध्यान से देखिएगा, वो भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 3 टेक्निक्स या 3 मेथड्स वो कौन कौन से हैं टू स्टॉप सॉइल एरोजन, जिससे सॉइल एरोजन कम हो सकता है। तो जरूरी नहीं स्टॉप, चेक भी लिख सकते हैं, मतलब रोकना सॉइल एरोजन, और मिट्टी को बचाया जा सकता है ख़राब होने से, बर्बाद होने से। तो इसमें सबसे अच्छा और सबसे पहला जो मेथड है, अगर आप ध्यान दें तो वो है क्रॉप रोटेशन। आपने 9th क्लास में बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हम हर साल जो हैं वो अलग अलग क्रॉप्स करें, तो इसे क्रॉप रोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फिर आती है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग ये हिली एरियाज़ में, स्लोपी एरियाज़ में होती है जहाँ ढलान होती है। आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। तो आप ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम, ये टेरेस फार्मिंग है। चाय के बागान वाला जो रीजन है आप वो भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आसाम, दार्जिलिंग, ये वहाँ पर टेरेस फार्मिंग बहुत देखने को मिलती है। इस प्रकार से टेरेस बना दिए जाते हैं। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? अगर ऊपर से ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होते हैं और वाटर आता है, तो वो वाटर जो है एकदम चादर की फॉर्म में मिट्टी को नहीं ले जा पाएगा। तो वो पहले इस शीट से या इस चादर से या इस टेरेस से दूसरे टेरेस पर जाएगा और तीसरे पर जाएगा और चौथे पर, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और मिट्टी का जो फ्लो है वो काफ़ी हद तक रुक जाता है। तो इसे हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। नेक्स्ट जो आता है स्टूडेंट्स, वो आता है
स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या करते हैं हम लोग, स्ट्रिप्स क्रिएट कर लेते हैं और वो कुछ इस प्रकार होते हैं। अगर आपने ये देखा हो ये वाला डायग्राम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिप क्रॉपिंग। आप देख रहे होंगे इसमें स्ट्रिप्स बना लिए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की स्ट्रिप्स बनाकर जब फार्मिंग की जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं जी, इसे हम बोलते हैं। और इसमें बहुत पास पास होती हैं स्ट्रिप्स, ठीक है, तो इसे स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। इससे जो एयर वाला, जो विंड वाला जो फैक्टर है और जो वाटर वाला फैक्टर है, उन दोनों को रोका जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फोर्थ जो मेथड है, वैसे मैंने आपको 3 बताया था, इनमें से आप कोई भी 3 एक्सप्लेन कर सकते हैं पढ़ के। स्ट्रिप के बाद आता है शेल्टर बेल्ट्स, मेखला भी कहा जाता है इन्हें, शेल्टर बेल्ट्स। अच्छा, ये क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। कई किसान क्या करते हैं, कई फार्मर्स क्या करते हैं, अपने खेतों के चारों ओर, जैसे आप ये देख रहे होंगे, तो ये जो रीजन है यहाँ पर खेती हुई है, इस वाले रीजन में आप देख रहे होंगे ये फार्मिंग हो रही है यहाँ पर, और उसके दोनों तरफ इधर भी और इधर भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े पेड़ लगा रखे हैं। इन्हें हम शेल्टर बेल्ट फार्मिंग कहते हैं। यानी कि आप अपने खेत के दोनों ओर, तीनों ओर या चारों ओर बड़े बड़े पेड़ लगा दीजिए, जिससे विंड का जो फ्लो है, एयर का जो फ्लो है, काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इससे जो विंड एरोजन है वो रुक जाता है। तो ये कुछ मेथड्स अभी हमने एक्सप्लेन किया आपको कि भाई ये मेथड्स हो सकते हैं सॉइल एरोजन को रोकने के या चेक करने के। चेक का मतलब ये है कि उसे काफ़ी हद तक बचाने के, रोकने के, ठीक है। चलिए, ये है। तो हमने आज जो जो टॉपिक सीखने थे वो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सॉइल एरोजन पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ सॉइल एरोजन बता दिए मैंने आपको, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल बता दिए, और 3 मेथड्स भी बता दिए जिनसे हम सॉइल एरोजन को चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि सॉइल कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। तो आप भी जानते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि सॉइल जो है एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, ठीक है ना। सॉइल एक इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट उसकी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो बहुत स्लो है। और अगर ह्यूमन फैक्टर्स और नेचुरल फैक्टर्स इसको में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे सॉइल एरोजन में, तो ऐसा भी समय आता है, आपको पता होगा, एक ऐसा गैप क्रिएट हो जाएगा जिसमें सॉइल फॉर्मेशन बहुत स्लो हो गई है, तो फार्मिंग प्रॉपर नहीं होगी। इसलिए सॉइल कंजर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो जिस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए, और डिफरेंट मेथड से फार्मिंग करनी चाहिए और चीज़ों को रोकना चाहिए। सॉइल कंजर्वेशन के लिए मैंने आपको बताया, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं हम, पेड़ लगाएं, लोगों को जागरूक करें, और 3 टेक्निक्स कोई सी भी उन्हें फार्मिंग के दौरान अडॉप्ट करें, ठीक है ना। 3 टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग टू स्टॉप सॉइल एरोजन। और तीसरा ये है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में, जिससे कि जो ह्यूमन फैक्टर्स है वो कम हो सकें, जैसे कि माइनिंग वाले फैक्टर हैं, ओवर ग्रेजिंग वाले फैक्टर्स हैं, ये सब, ठीक। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी, आपको आज का जो कंटेंट है वो भी अच्छा लगा होगा। अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई होप ये अच्छी ही क्लास लगी होगी आपको। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री का आएगा, तब तक के लिए वेट करते रहिए। बाय बाय।